हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत पांडे और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पूरे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे कि आखिर पदार्थ है क्या, कितनी स्टेट्स में पाए जाते हैं और इसका यूज कैसे होता है। हमें किस किस जगह पे पदार्थ है इसके बारे में पता चलता है और वो किस रूप में है इसके बारे में पता चलता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स एंड गोल, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और हम उससे क्या सीखेंगे इसके बारे में देखते हैं। वी विल डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम पदार्थ के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार उसका नेचर है क्या। वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम समझेंगे कि कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, मैटर की शेप क्या होती है, मैटर की वॉल्यूम क्या होती है, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस में होता है, उसकी क्या क्या, इन तीनों की क्या शेप है, इन तीनों की क्या वॉल्यूम है, कैसे हम इन चीज़ों के बारे में पहचानेंगे। हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे मैटर्स के, डिफ्यूजन स्टेट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है किसी दो पार्टिकल के बीच, मैटर के दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे के कैसे जुड़ते हैं और किस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिस्क्राइब करेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैस पे जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ज़्यादा हो टेम्परेचर या फिर कम हो, तो इससे उन तीनों की स्टेट्स में क्या चेंज आते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला चीज है मैटर। मैटर है क्या? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कोई शेप हो, चाहे वो गोल हो, सिलेंड्रिकल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल शेप में हो, कुछ भी शेप हो उसकी और स्पेस हो, वो कोई जगह को घेरती हो, उसको हम मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एयर, राइस, हवा, चावल, पानी, कुर्सी एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं ये मैटर है। पर जो ह्यूमन बीइंग अपने अंदर महसूस करता है वो चीजें मैटर में नहीं आती है। जैसे कुछ चीज, फीलिंग्स लाइक लव और स्मेल, ये मैटर नहीं है बिकॉज इनके ये ऑक्यूपाई नहीं करती हमारे पास स्पेस और इनका कोई मास भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बुक के हिसाब से अगर देखें तो हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने मैटर को, पदार्थ को 5 रूपों में बांट रखा था। पहला था एयर, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी। इन पांचों चीज को मिला के पंच तत्व नाम कहा गया। बाद में चल के इसको और आसान करने के लिए और अच्छे से तरीके से समझने के लिए इसको 3 स्टेटों में बांट दिया गया, जो कि था सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि पंच तत्व से इसको 3 तत्वों में वापस से तोड़ा गया और इसको नाम दिया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो मैटर क्या है ये हम और आगे अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसको प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं हम, कि ये प्योर होता है, पूरी तरीके से शुद्ध पदार्थ होता है, और ये शुद्ध पदार्थों का मिक्सचर भी होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर मैटर बनता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। और ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम इनको आंखों से नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और ये पार्टिकल जितने भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन तीनों पदार्थ के, इन तीनों मैटर के, उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस चीज में ज्यादा होता है और किस चीज में कम होती है। अ, जिस पदार्थ के स्पेस ज्यादा होगी, जिसके बीच में स्पेस ज्यादा होगी, वो ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, और जिसके बीच में स्पेस कम होगी वो कम चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और वो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो बुक की एक्टिविटी नंबर 1 के हिसाब से अगर देखें तो टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। एक बीकर में पानी लीजिए, उसका लेवल नोट कर दीजिए कि वो कितने ऊपर तक है। इसके बाद डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। इसके अंदर चीनी या फिर कुछ आधा चम्मच चीनी या फिर आधा चम्मच नमक इसके अंदर डालो। द सॉल्ट dissolves इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अब इसमें क्या होगा,
चीनी या फिर नमक घुल तो जाएगी, पर जो वाटर का लेवल यहाँ पे था, इस जगह पे जो वाटर का लेवल था, इस जगह पे भी उस वाटर का लेवल बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की चेंज हमें नहीं दिखेगी। जितना वाटर का लेवल यहाँ था, उतना वाटर का लेवल यहाँ होगा। तो इससे पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे, बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलते हैं, जिसके कारण इसमें एक चम्मच चीनी या फिर एक चम्मच नमक घुलने के बाद भी इसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं, वो जितना पहले था उतना अभी भी है। सेम कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। ये कैसे पता चलेगा हमें कि जो मैटर्स पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो डिसॉल्व 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट की, जो कि केमिकल फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे मिलाइए। टेक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 10 ml सोल्यूशन लेंगे और उसको 100 ml पानी में हम मिला देंगे। टेक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। इसी प्रोसेस को हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। 10 ml सोल्यूशन लेंगे, उसको 100 ml पानी में डाल देंगे। तो इसको 5 से 6 बार रिपीट करेंगे, और इससे हमें क्या बचेगा? दिस शो दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन ईच। अब इससे क्या पता चला? जो 100 ml वाटर था, उसमें हमने 10 ml सोल्यूशन को मिलाया, और इससे उस पूरे 100 ml के जो भी वाटर था हमारे पास, उसका कलर चेंज हो गया। तो ये दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। वो इतने सारे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि 10 ml मिलाने पर भी वो पूरे 100 ml पानी के कलर को चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजिली। फिर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स के मैटर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी के हिसाब से हमें समझ में आ गई। जब हमने पानी के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट मिलाया, तो पानी का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पानी के अंदर स्पेस था, जो कि उस शुगर और उस सॉल्ट को डिसॉल्व अपने अंदर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर स्पेस था। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। जितने भी मैटर्स होते हैं पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस है, वो हमेशा एक दूसरे हमेशा मूव करते हुए ही मिलेंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी एक्टिविटी बुक्स की है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? एक सॉलिड शेप ले लीजिए, कोई भी एक ब्रिक ले लेंगे हम। ये ब्रिक जुड़ा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए ये जो ब्रिक हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल ही सॉलिड फॉर्म में है और ये टूट नहीं रहा है। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ से जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है, कि अब हम मैटर को समझना शुरू करेंगे कि आखिर में मैटर है क्या। हमने ये पढ़ लिया कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं। पर नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द मैटर। मैटर है क्या और इसका क्या वर्क होता है? तो 3 स्टेट होते हैं मैटर के। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये 3 स्टेट होते हैं मैटर के। सॉलिड में होल्ड शेप होता है। इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, पर बहुत आसानी से चेंज नहीं हो सकता। उसकी एक डेफिनाइट शेप होती है और फिक्स शेप होती है। ठीक है। लिक्विड के अंदर शेप ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर की शेप के लिक्विड को रखा जा सकता है। फ्री स्पेस होता है। अगर इस कंटेनर से बाहर निकालेंगे और किसी गोल सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी ये चला जाएगा। तो इसके अंदर फ्री स्पेस होती है, वो अपने आप को कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। गैस के अंदर भी शेप ऑफ कंटेनर की होती है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की तरह भी इसका वर्क होता है गैस के अंदर। नेक्स्ट, सॉलिड होता क्या है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप। किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जिसकी डेफिनाइट वॉल्यूम हो और डेफिनाइट शेप हो, वो हम उसको सॉलिड बोल सकते हैं कि वो सॉलिड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो शुगर, चीनी, पत्थर, टेबल, सोना,
और आयरन, ये जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास, जितनी भी ऐसी चीज दिख रही हैं जिसकी वॉल्यूम सेम है और डेफिनेट शेप भी है उनकी, उसकी शेप भी है जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, वो सॉलिड है। जैसे कि गोल्ड, टेबल, ये सारी चीजें सॉलिड है। इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के करीब में आ जाते हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते कि जो टीनी पार्टिकल्स है वो फ्री होके कहीं और पे जा सके, इसलिए हमें हमेशा सॉलिड्स ही नजर आते हैं। ये ऑलवेज सॉलिड ही हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है मैटर का, वो है लिक्विड। अब सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। अब लिक्विड क्या होता है, उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होती है पर उसकी शेप कोई भी डेफिनाइट नहीं है। एग्जाम्पल पानी ले लें, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल, ये जितनी भी चीजें हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम कैसे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। वाटर को चाहे आप ग्लास में रखो, चाहे आप किसी बड़े कंटेनर में रखो, जिस हिसाब से उसकी शेप होगी, जिस चीज में हम रख रहे हैं उसी हिसाब से ये शेप ले ले। इसकी कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होती है। तो ये जब भी किसी चीज की कोई डेफिनाइट शेप ना हो पर डेफिनाइट वॉल्यूम हो, उसको हम लिक्विड कहते हैं। जैसे कि वाटर, मिल्क, एक्सेट्रा। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं पर दे कैन मूव अराउंड। इतने ज्यादा सॉलिड की तरह इतने क्लोज नहीं होते कि उस चीज को पकड़ के रखते हैं। ये हल्का सा फ्री स्पेस देते हैं कि वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। इस वजह से मैं पानी और दूध को हम एग्जाम्पल तौर पे दे सकते हैं। जब हम इसको किसी भी जगह पे डालते हैं तो ये इसीलिए मूव करते हुए हमें दिखते हैं क्योंकि इनके जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो हल्का हल्का थोड़े स्पेसेस क्रिएट करते हैं। Next is gas. A substance is said to be gas if it neither possesses a definite volume nor a definite shape. अब वो एक ऐसी वस्तु जिसकी न तो डेफिनाइट वॉल्यूम हो और न ही डेफिनाइट शेप हो, उसको हम बोलते हैं कि वो गैस है। न ही उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम हो और न ही डेफिनाइट शेप है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देयर आर लॉट ऑफ गैसेस, लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन कॉल इट इज गैस, क्योंकि उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप नहीं है। जैसे कि O2, H2, CO2, N2, ये सभी क्या है, एक गैस है, मैटर की तीसरी फॉर्म में आते हैं और ये गैस है। इन गैसियस मैटर द पार्टिकल्स फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। तो जैसा कि हमने सॉलिड में देखा था कि वो उनके जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल ही क्लोज थे, लिक्विड में देखा था कि उनके जो पार्टिकल्स थे वो हल्का स्पेस दे रहे थे, पर गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। इसी वजह से न तो इसकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम बनती है और न ही इसकी कोई डेफिनाइट शेप बनती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री स्पेस होता है कि गैस कहीं भी मूव कर सकता है बहुत ही इजिली। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो पहला आता है सॉलिड। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की, तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की एक शेप होती है और उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किसी भी चीज के बीच में, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, इसलिए एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को खींचने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा कम होती है। ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं और इनका डिफ्यूजन रेट भी बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा लीस्ट रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखें अगर, तो लिक्विड के अंदर नो डेफिनाइट शेप होता है। कोई भी शेप हमें लिक्विड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। लिक्विड के अंदर कोई भी शेप हो सकता है। अगर इस बॉटल की जगह अगर हम इस लिक्विड को किसी ग्लास में डालेंगे तो उसकी शेप अलग बनेगी। तो इनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती है पर फिक्स वॉल्यूम होता है। ये जितना इस बॉटल में है, अगर यहाँ पे 200 ml है तो अगर हम 200 ml की ग्लास में भी इसको डालेंगे तो इसकी वॉल्यूम वहां भी 200 ml ही हमें देखने को मिलेगी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट। न बहुत ज्यादा स्पेस होती है और न बहुत ज्यादा कम स्पेस होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में इंटरमीडिएट होता है। न बहुत ज्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच होता है, न ही ऐसा होता है कि इनके बीच बिल्कुल अट्रैक्शन है ही नहीं। द मूवमेंट जो इनकी होती है वो भी इंटरमीडिएट यानी कि बीच का ही होता है। न बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट करते हैं और न ही बहुत ज्यादा
स्लो मूवमेंट करते हैं। दे आर ऑल्सो लेस कंप्रेसिबल, और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है इज एज कंपेरिजन टू सॉलिड। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो गैसेस हैव नो डिफाइंड शेप और फिक्स वॉल्यूम। गैसेस के बीच में क्या होता है, ना तो उनका कोई डेफिनाइड शेप होता है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। अब इसको जिस कंटेनर में डाला जाएगा, अगर इस बलून के अंदर इस गैस को भरी गई है तो इस बलून के अंदर जितनी भी स्पेस है वो उसको क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी, उस पूरे स्पेस को यूज करेगी। वो हर जगह गैस क्या होगी, जहां जहां उसको स्पेस दिखेगा वहां वहां ये फैल जाएगी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, और इनके बीच जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। ये जो पार्टिकल्स है वो जितनी दूर एक दूसरे के जा सकते हैं उतने दूर जाने की कोशिश करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है, ये एक दूसरे को खींचते ही नहीं है, खुला फ्री स्पेस पे छोड़े रहते हैं। और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और जो इनकी मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होते हैं। ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी बाहर आ जाए, इस बलून से आने की कोशिश करते हैं। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड और लिक्विड। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है, और मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। जितना हम इसको दबाएंगे उतना ज्यादा ये कंप्रेस हो सकता है, एज एग्जाम्पल टू सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ अब हमने क्या पढ़ा, गैसेस के बारे में, हमने स्टेट्स के तीनों मैटर के बारे में पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस। तो एक एग्जांपल की तरफ पे ये डायग्राम देखिए, तो सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है और स्पेस कम है, तो किसी भी दूसरे पार्टिकल्स को वो अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। पर लिक्विड में अगर देखें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस हैं, जहां पे अगर कोई और पार्टिकल आना चाहे तो इजिली आ सकता है। पर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इनके बीच में हमें स्पेस देखने को मिलता है। बट इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू हाई। हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो फ्री स्पेस में हमें दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप इनके बीच में दिख रहा है। और अगर कोई अदर गैस, यानी कि अगर हम मान लें कि ये C2 है, कार्बन है, अगर इसके अंदर हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है तो इजिली यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो सॉलिड बिल्कुल ही भी बिल्कुल अट्रैक्शन में रहते हैं, लिक्विड में हमें दिखता है कि वो थोड़े से फ्री स्पेस में मिलते हैं, और गैसेस में वो बिल्कुल ही ज्यादा स्पेस में दिखते हैं। नाउ चेंज ऑफ स्टेट। अब क्या होता है कि हम जब किसी चीज को हीट करते हैं या फिर जब किसी चीज को हम कूल करते हैं तो हमें चेंज ऑफ स्टेट दिखता है। एज एग्जांपल्स ले लें, अगर हम आइस, आइस में अगर देखें हम तो क्या होता है, हमारे पास जमी हुई बर्फ है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर वो जब बर्फ था तो वो सॉलिड में था, जब हमने इसको हीट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में हमें दिखता है। तो व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, when a solid is heated it changes into liquid, when a liquid is heated it changes into gas। जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जाता है और वो लिक्विड में चेंज होता है, और जब भी किसी लिक्विड को चेंज किया जाता है और वो गैस में चेंज होता है, उसी को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। when a gas is cooled it changes to liquid, when a liquid is cooled it changes to solid। जब किसी भी गैस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है, और जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड में बदल जाता है। दीज आर कॉल्ड द चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम बर्फ को हीट करेंगे जो कि सॉलिड में है अभी, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड फॉर्म में, वो चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड फॉर्म में, वाटर बन जाएगा। इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। अगर वाटर को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो उबलने लगेगा और वहां से हमें स्टीम दिखेगी, और धीरे धीरे करके वो सारी स्टीम निकलने के बाद वाटर खत्म हो जाएगा। तो वाटर को जब हम हीट करेंगे तो इट इज चेंजेस इनटू स्टीम। इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंज इनटू वाटर, और जब स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो वापस से वो वाटर के स्टेट में आ जाएगा। वाटर इज कोल्ड इट चेंजेस इनटू आइस, और जब उसी पानी को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस प्रक्रिया को, इस चेंज होने की प्रक्रिया को वाइल वी आर हीटिंग इट और वाइल वी आर कूलिंग इट, यही कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट। नाउ
सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना, किसी भी चीज का सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना ही कहता है चेंजेस ऑफ मैटर। अब मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज द अनदर थिंग इन दिस चैप्टर। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जो अभी तक बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के अट्रैक्शन में थे, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और विद ग्रेटर स्पीड बहुत ही तेजी से वो मूव करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिड क्या होता है, पिघल जाता है और वो बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। एग्जाम्पल बर्फ में सेम वो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हमें दिखेगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब इसी चीज को सॉलिड से चेंज होके लिक्विड में आना किसी चीज का मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग का हिंदी में अगर बोले तो पिघलना, और इसी चीज को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको वी विल कॉल फ्यूजन। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो किसी भी हीट एनर्जी, इतनी हमें एनर्जी चाहिए कि हम किसी 1 किलो सॉलिड को चेंज कर ले लिक्विड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। नाउ बॉइलिंग क्या होता है? सभी जानते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग का मतलब किसी चीज का उबलना। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर। अब यहाँ क्या होता है, सेम जब किसी सॉलिड को हीट कर रहे थे तो उसके पार्टिकल्स भी बहुत तेजी से फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम अब लिक्विड को हीट कर रहे हैं और इसके पार्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से मूव करने के लिए, फास्टर, दे आर बिगन टू मूव इवन फास्टर, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगन्स टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस। तो एक टेम्परेचर पे आके लिक्विड क्या होता है, गैस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। उसी चीज को हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। और बॉइलिंग किसी भी छोटी चीज में नहीं होती, इसके बॉइलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं तो हमें एक बाल्टी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम एक गिलास पानी को बॉईल करके ये चीज को देख सकते हैं। तो बॉइलिंग हमेशा बड़े टेम्परेचर पे ही होती है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉईल होने लगता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसको कहें तो 373 केल्विन होता है इसका वाटर का बॉइलिंग। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, यानी कि पानी का हीट के साथ ऊपर जाना, हीट के मदद से ऊपर जाना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि वो एनर्जी जो जिसकी हमें आवश्यकता है 1 किलो लिक्विड को गैस में परिवर्तन करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट के साथ, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को लें तो हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें लैब में जाके आप अपने स्कूल के कर सकते हैं, जिसमें बीकर में पानी भरिए, उसके अंदर एक थर्मामीटर को डालिए और नीचे से उसमें हीट दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि वो पानी का टेम्परेचर कितना है और कितने टेम्परेचर पे आके वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। तो जब सॉलिड को हम कोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस बनना स्टार्ट हो जाती है व्हेन इट्स कोल्ड, और वो क्या होती है, हल्का स्पेस बनाना शुरू कर देती है ताकि वो चीज क्या हो जाए, हल्का सा एक्सपेंड हो सके। और जब हम उसी सॉलिड को बॉयल करते हैं या फिर हॉट टेम्परेचर से उसको गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस आ जाती है एज कंपेरिजन टू उसको कोल्ड करने पे। सेम इन लिक्विड, जब हम उसको कोल्ड करते हैं तो वो और भी ज्यादा उसके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती है, बंद होना स्टार्ट कर देती है और वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, एक जगह पे आके एक शेप लेना स्टार्ट हो जाता है। पर जब हम लिक्विड को हॉट करते हैं तो उसके बीच में स्पेस ज्यादा होने लगती है और वो एक दूसरे से फ्री होने की कोशिश करते हैं। नाउ सब्लिमेशन क्या है?
द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सबलिमेशन। यानी कि वो स्टेट जिसमें कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाए और गैस से सॉलिड में आ जाए, उसी चीज को हम सबलिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ सॉलिड कैम्फर मतलब कि जब कपूर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर। इफ द वेपर आर कूल्ड, इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो ये इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाए और गैस से सॉलिड में आके चेंज हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। अब क्या होगा कि कुछ चीजों का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर का मतलब क्या है, किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाना। तो इसका प्रेशर हमें गैस पे क्या दिखता है, तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द particles कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। वे कैन लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हाल ही में एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ था इंटरनेट पे, जिसपे दिखाया गया था कि एक गैस वाला जो कि किसी के घर पे गैस लेके आया था, उन्होंने शिकायत की कि इस गैस के अंदर से पानी निकल रहा है। तो ऐसा तो था नहीं कि उसने उसके अंदर वाटर कर दिया था। ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द साइंस। इफेक्ट हुआ था प्रेशर की वजह से। गैस के अंदर जो प्रेशर लगी थी उसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में जो गैस थी वो हमें दिखी कैसे, कि वो क्या हो गई, गैस क्या हमें दिखी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। और जो हम कंप्रेस सॉलिड कार्बन हमें जो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर प्रेशर को रिड्यूस किया जाएगा तो वो हमें डायरेक्टली किस में दिखेगी, गैस स्टेट में दिखेगी, और वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो इससे क्या हमने सीखा, जब भी हम किसी गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी, वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इस एग्जांपल समझते हैं कि क्या हो सकता है इंटर सबमर्शन। तो सॉलिड को जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो प्रक्रिया होती है ये चलती रहती है। ये तीनों जो स्टेट्स है, अगर किसी चीज को हम हीट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगी, किसी चीज को कोल्ड करेंगे तो हो सकता है वो सॉलिड से गैस में। तो ये तीनों प्रक्रिया एक दूसरे के साथ चलती रहती है। सबलिमेशन होता है, फ्यूजन होता है, कंडेंसेशन होता है, वेपराइजेशन हमें देखने को मिलता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो भी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है अगर हम किसी उसकी टेम्परेचर को चेंज करें, या फिर उसमें हम प्रेशर को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इवेपोरेशन। और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जब भी हमें चेंज दिखता है लिक्विड का और वो वेपर फॉर्म में बन जाती है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, और इवेपोरेशन को होने के लिए एक सरफेस की जरूरत होती है। Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor into state। तो क्या होता है इवेपोरेशन में, सरफेस से इतनी एनर्जी मिल जाती है उन्हें कि वो फोर्स के लगने के कारण अट्रैक्ट होते हैं, और हमें क्या हो जाते हैं, वो चेंज होते हैं और लिक्विड वेपर स्टेट में हमें दिखते हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो कितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, यानी कितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी और वाइंड स्पीड पे। अगर ऐसा होगा कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है पर टेम्परेचर इतना नहीं है कि उस इवेपोरेशन हो सके, या फिर वाइंड स्पीड इतना ज्यादा नहीं है कि इवेपोरेशन इजिली हो सके, तो ये इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन के होने पे। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया पर हमारे पास इनफ टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी और वाइंड स्पीड नहीं है इवेपोरेशन होने के लिए, तो ये भी क्या करेगा, एक कहीं ना कहीं इवेपोरेशन को होने में मदद नहीं कर पाएगा, रोकेगा उसको। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को भी इंक्रीज कर देगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन भी होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब ह्यूमिडिटी अगर किसी दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी
तो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई तालाब है वहां पे, और वहां पे ह्यूमिडिटी, आसपास का जो टेम्परेचर है वहां बहुत बढ़ डिक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी स्लो हो जाएगी। इंक्रीज इन वाइंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर वाइंड स्पीड में इंक्रीज आएगा, हवा बहुत ज्यादा तेजी से चलेगा उस जगह पे, तो इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से होता हुआ दिखे। तो इवेपोरेशन को कुछ चीजें इफेक्ट करते हैं, और कुछ चीजें की वजह से वो बहुत तेजी से भी होता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ही कूलिंग होता है, इवेपोरेशन की वजह से ही कूलिंग होता है। When a liquid evaporate, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporate. So the so the surroundings become cold. तो क्या होता है, हमें ठंडक कैसे महसूस होती है? जब भी कोई लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के। तो जो सराउंडिंग्स होता है वो क्या होता है, हीट के एब्जॉर्ब होने के कारण हमें थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। एग्जाम्पल की तरह से, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कोल्ड। जब भी गर्मियों के टाइम होता है तो लोग छत पे पानी डालते हैं, इससे क्या होता है, जो हीट होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। जितने भी छत के ऊपर हीट है वो इवेपोरेट हो जाएगा पानी डालने की वजह से, और वाटर क्या हो जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जो सरफेस जो गर्म थी वो क्या हो जाएगा, कूल, हमें ठंडक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वीट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। समर के टाइम में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। स्वेट जो होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है, और वो एब्जॉर्ब करता है मोर हीट को हमारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से जब वो एब्जॉर्ब होता है मोर हीट, तो हमें क्या लगता है, हमारी बॉडी थोड़ी सी कूल दिखती है, हमें लगता है कि हमारी बॉडी ठंडी हो रही है। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs the heat from our body, making the body cool. तो जब भी क्या होता है, किसी भी चीज में इवेपोरेट, कोई भी चीज इवेपोरेट होगी वाटर के साथ मिलकर और हीट के साथ मिलकर, तो हम वो चीज क्या नजर आएगी, हमें कूल नजर आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि वो चीज ठंडा हो रहा है। सेम ये हमारे कूलर के साथ भी ऐसे होता है। जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो बाहर से वार्म एयर्स को लेते हैं, और जो पंप होता है वो ठंडे पानी को उसमें फिल्टर करने के लिए भेजता रहता है। तो जब गर्म और ठंडा आपस में मिलते हैं तो उसके कारण हमें टेम्परेचर डिक्रीज दिखते हुए मिलता है, और जो वाटर टैंक में पानी आता है वो इवन मोर कोल्ड हो जाता है देन जितने टेम्परेचर पे उसको डाला गया था। डेजर्ट कूलर्स क्या होता है, कैसे कूलर वर्क करता है, ये हमने अभी देखा ही था। सो दिस इज द टोटल चैप्टर, पूरे बुक के हिसाब से जो हमें पढ़ना था इस चैप्टर में। सब्लिमेशन क्या होता है, फ्यूजन कहता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, ये कैसे इफेक्ट होता है, कैसे इनके अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे जानी। कोई भी क्योरीज किसी की भी हो तो वो अपने क्योरीज को कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से पूछ सकता है, उसका जवाब भी उसको मिलेगा। थैंक यू।